अरे जनाब, आज है 20 अप्रैल और हम यूनिट 2 WPS 12 ईयरली पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर हमने अपने स्टूडेंट्स को पहले दिया है कि आप खुद से सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स ने इसकी MCQs सारी खुद से सॉल्व कर ली हैं और ऑब्वियसली इन बच्चों के पास और भी सब्जेक्ट का लोड है, तो बाकी पेपर ये बच्चे नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जब हम करेंगे, अगर हमें ये सवाल बिल्कुल सीधा नजर आया तो आगे बढ़ जाएंगे, समझाने वाला हुआ तो रुक जाएंगे। क्वेश्चन बेटा ये है कि कॉपर का वायर है, उसका उन्होंने रेडियस बता दिया है, उसका उन्होंने करंट बता दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और नंबर डेंसिटी भी दे दी है। ठीक है जी। अच्छा, जितनी बातें बेटा इन्होंने बता दी हैं, इनको देख के सबसे पहले तो हमें चाहिए फॉर्मूला। सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है IM नेवी, और नेवी में जहाँ एरिया होता है, सर एरिया की जगह लिखते हैं पाई, रेडियस दिया हुआ है इसलिए पाई R²। ठीक है ना, पहले तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो रेडियस गिवन है, और रेडियस जनाब है मिलीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो रेडियस का मसला नहीं है। करंट 5.1 एम्पेयर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू हमें याद होती है, एन की वैल्यू गिवन है। तो बेटा जकी सब कुछ गिवन है, इसमें ऐसा कोई सा काम करने वाला है ही नहीं, इसलिए मुझे छोड़ देना चाहिए सवाल। सिर्फ वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में जो मसले वाली बात है, वो पहले मैं मसले वाली बात समझा दूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। वो मसले वाली बात बेटा ये है कि जब कोई वेव पानी में बनती है या किसी जगह भी बनती है, तो उस वेव के जब हम वेव फ्रंट बनाते हैं, तो वेव फ्रंट बनाने के लिए यूजुअली जो वेव के क्रेस्ट पॉइंट्स होते हैं ना, उन क्रेस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग वेव फ्रंट बना लेते हैं। तो जो भी आपको वेव फ्रंट नजर आ रहे होते हैं, सारे के सारे क्रेस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके वेव फ्रंट बनाए हुए होते हैं। लेकिन हर दो क्रेस्ट के बिटवीन में ट्रफ भी होते हैं, और जो ट्रफ वाले वेव फ्रंट हैं वो बनाए ही नहीं जाते। ठीक है जनाब, वो होते हैं बीच में ट्रफ, लेकिन हम लोग बनाते नहीं है। और वो समझ ले एग्जैक्टली दो क्रेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होते हैं वो। ठीक है। अलबत्ता जो 9702 वाला कोर्स पढ़ाते हैं, उसमें पुराने पेपर में वो डॉटेड में बना देते थे, अब उन्होंने भी डॉटेड में ही बनाना छोड़ दिया है। तो पहली बात तो जहन में रख लो कि जो ब्लैंक जगह आपको नजर आ रही होगी, खाली जगह नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वहां पर, अगर बिल्कुल सेंटर वाली जगह है तो वहां पे ट्रफ वाला वेव फ्रंट होगा। ठीक। अच्छा, अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि ये जो पोजीशन ए है, पोजीशन ए, ये वाली पोजीशन ए है। अब आप अगर गौर करें, ये जो पोजीशन ए है, सर ये पोजीशन ए पहले देख लीजिए है कहाँ। सर पहली बात तो ये ब्लैंक स्पेस है। ठीक है जनाब, ये ब्लैंक स्पेस है। और सर अगर ये ब्लैंक स्पेस है, तो सोर्स नंबर वन से अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊं, तो एक वेव फ्रंट ये वाला बन सकता है कि सोर्स नंबर वन से ये वेव फ्रंट ट्रफ वाला होगा। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं एक वेव फ्रंट सोर्स नंबर 2 से बनाऊं, तो वो ये वाला वेव फ्रंट बनेगा, और ये वेव फ्रंट ट्रफ का होगा। तो गौर कीजिएगा, पोजीशन ए जो ब्लैंक नजर आ रही है, पर यहां पर सोर्स नंबर 1 का भी ट्रफ आ रहा होगा और सोर्स नंबर 2 से भी ट्रफ आ रहा होगा। और आपको पता है ट्रफ के ऊपर अगर ट्रफ सुपरपोज कर जाए तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है। तो जनाब, पोजीशन ए पर ट्रफ वाला वेव फ्रंट, अगर ट्रफ वाले वेव फ्रंट पर ये पहला ट्रफ सोर्स नंबर 1 से आने वाला, दूसरा ट्रफ, आए है, पहला ट्रफ सोर्स नंबर 1 से आने वाला और दूसरा ट्रफ सोर्स नंबर 2 से आने वाला, जब दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज करेंगे, तो सर इनकी सुपरपोजिशन से सर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब आपको कहानी पूरी सुनाना आना चाहिए। ठीक है जनाब, कि पहले तो मैंने की पॉइंट लिख दिया कि देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वजह क्या होगी? इन फेज वेव फ्रंट सुपरपोज्ड अपॉन ईच अदर। इन फेज का मतलब एक जैसा होना, और एक जैसा होना जब भी होता है जब पहली वेव से आने वाला क्रेस्ट दूसरी वेव से आने वाले क्रेस्ट के ऊपर आ जाए।
ये पहली वेव से आने वाला ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर सुपरपोज कर जाए, इन फेज होगा, तो देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये चीज बेटा आपने लिखनी है, जो मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। पोजीशन 2 पर आ जाए। सर पोजीशन 2 पे क्या होने वाला है? सर पोजीशन 2 पर या पोजीशन बी पर आप देखें सर, ये पोजीशन बी पे ना एक तो डार्क सर्कल आ रहा है, दैट इज क्रेस्ट वाला वेव फ्रंट, ठीक है। और जो दूसरा आ रहा होगा ना, जो नजर नहीं आ रहा, वो इन दोनों के बिटवीन वाला होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रफ वाला वेव फ्रंट। अब क्रेस्ट वाले वेव फ्रंट से ट्रफ वाला वेव फ्रंट सुपरपोज करेगा, तो सर पक्की बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और सर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब इसके अंदर जो की वर्डिंग आपने डालनी है, वो तो एक तो ये बताना है कि पोजीशन बी पर है, फिर मैंने गलत पेन उठा लिया और इसको मैंने हटाया नहीं, सही। अच्छा जी, पॉइंट बी पर देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वजह सर, वजह ये है कि जो हमें डार्क लाइन नजर आ रही है ना, वो डार्क लाइन शो कर रही है कि देयर इज अ क्रेस्ट वेव फ्रंट, और जो खाली जगह है मतलब उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, देयर इज ट्रफ वेव फ्रंट। तो एक क्रेस्ट वाला वेव फ्रंट, एक ट्रफ वाला वेव फ्रंट, दोनों वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ एंटी फेज, और अगर वो एंटी फेज हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी सुपरपोजिशन से देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आप ये देखें, ये वाटर वेव है, क्या चीज है? जी हाँ सर, ये वाटर वेव है। जब वाटर वेव्स होती है ना, तो लाइट की तरह ब्राइट या डार्क फ्रिंज नहीं बनती, साउंड की तरह लाउड या क्वाइट रीजन नहीं बनता। वाटर वेव होती है तो वहां पे आइदर जोरदार वाइब्रेशन होती है या नो वाइब्रेशन होती है। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो देयर विल बी मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑब्जर्व्ड एट ए, ठीक है। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नो वाइब्रेशन और मिनिमम वाइब्रेशन इज ऑब्जर्व्ड एट बी, ठीक है ना। पॉइंट ए पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉइंट बी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर सारी बात आपके सामने है, ठीक है। पूरी बात मैंने तफसील से समझा दी है। अब थोड़ा सा क्रॉस चेक करूं। हाँ बेटा, बोले बोले सकी। अच्छा देखिए, होता यार ये है कि जब ये ना वाटर वेव है, ये वाटर वेव है, ये भी वाटर वेव है, बस आखिरी बना रहा हूँ, ये भी वाटर वेव है, ठीक है। अब इन वाटर वेव में यार जकी आप नोट करो, इन वाटर वेव में ये इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, क्रेस्ट को क्रेस्ट से मैं मिला रहा हूँ, तो ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है ना, जो क्रेस्ट को मिलाकर बनी है, इट इज कॉल्ड वेव फ्रंट बाय क्रेस्ट। अच्छा, क्रेस्ट को मिलाकर बना रहा हूं, इट इज वेव फ्रंट बाय क्रेस्ट, इट इज वेव फ्रंट बाय क्रेस्ट, बस तीन मैंने बना दिया। अब आप बताओ, जो मैंने वेव फ्रंट बनाए हैं, दीज वेव फ्रंट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ क्रेस्ट। अच्छा, इन दोनों के बिटवीन में दिस इज अ ट्रफ। अब अगर ट्रफ को मैं मिला दूं, तो ट्रफ को मिलाकर भी वेव फ्रंट बन सकता है। सर ट्रफ को मिलाकर भी वेव फ्रंट बन सकता है, ट्रफ को मिलाकर भी वेव फ्रंट बन सकता है। तो अब मैं आपसे जकी ये कहना चाह रहा हूं कि जो ग्रीन वाले वेव फ्रंट हैं, जो आपके एडेक्सल बोर्ड में ड्रॉ नहीं किए जाते, तो वो दर हकीकत ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, और हम आपसे कहते हैं कि देखो, ये जो दो ब्लू वाले वेव फ्रंट है, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो समझ जाओ ये ट्रफ वाले वेव फ्रंट है, ठीक है। और अगर ये बना देते तो क्या बात होती, लेकिन ये लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो क्या अब आपको ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्रेस्ट वाले वेव फ्रंट और ट्रफ वाले वेव फ्रंट मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं सकी, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप नोट करो, तो आप कहोगे सर इस पे तो कोई वेव फ्रंट आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। आप कोई जो जो वेव फ्रंट, तो ये चीज है ना, ये जो आपको ड्राइंग नजर आ रही है, सर ए पे तो कोई ड्राइंग है ही नहीं, तो दर हकीकत ये दो लाइनों के बिटवीन की जगह है। तो ये दो क्रेस्ट वाले वेव फ्रंट की बिटवीन की ब्लैंक जगह नजर आ रही है, जो कि असल में ट्रफ
वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कराकर वेव फ्रंट बनाए गए होंगे। आई होप कि आपने मेरी बात पकड़ ली होगी। अहमद, आपको भी मेरी बात समझ में आ गई? अहमद, अहमद, अब्दुल्ला, आपको भी ये बात समझ में आ गई? अब्दुल्ला, चले ठीक है। अच्छा जी, और कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, खाली कॉन्सेप्ट आपको देना है इसके अंदर बस। अच्छा, इसके अंदर जल्दी से इसमें आ जाइए। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें सर्किट कैलकुलेशन है, और मुझे याद आता है ये सवाल मैंने टॉपिकल वाले में कराया हुआ है। खैर, जलीली से देख लेते हैं। जलीली है ये कि ईएमएफ ऑफ सेल वाज 1.50। अच्छा जी, 1.50 ईएमएफ सेल थी। लाइट लेबोरेटरी में स्विच ऑफ कर दी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग 1.19 वोल्ट आ रही है। 1.19 वोल्ट आ रही है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। एलडीआर की रेजिस्टेंस बताएं व्हेन द लाइट वर स्विच ऑफ। लाइट स्विच ऑफ थी, एलडीआर की रेजिस्टेंस बताएं। तो मैंने इसका नाम रख लिया R1, इसका बेटा मैंने नाम रख लिया R2। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं V1 इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है ये मेरा फेवरेट फॉर्मूला है, V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज 1.5 है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है इट इज 1.19। ठीक है ना? तो इसमें ऑब्वियसली इट इज द ओनली अननोन वेरिएबल, और जब यही अननोन वेरिएबल है तो आप इसको जब फॉर्मूला मतलब कैलकुलेशन करोगे तो R2 की वैल्यू निकाल लोगे। R2 की वैल्यू मैंने मार्किंग इसकी में नजर मान ली है, वहां पे इसका आंसर आ रहा है जी 1300। और अगर ये 1300 आ रहा है, एक मिनट रुको रुको, ये जो R2 आएगा ये किलो में आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने किलो में ली हुई है। ठीक है, जब किलो में ली हुई है तो R2 का रिजल्ट आएगा 1.3। ठीक है ना? और अगर R2 का रिजल्ट 1.3 आएगा तो इट विल बी इन किलो ओम, और जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1300 ओम। तो आई होप कि आपको ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला फार्मूला, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप आराम से इस सवाल को उठा सकते हो। आगे चलें। कह रहे जनाब, अब मेरे ख्याल में उन्होंने जो लैब की लाइट होगी ना उसको स्विच ऑन कर दिया होगा। व्हेन द लाइट वर स्विच ऑन, स्टूडेंट डिस्कवर्ड दैट impossible to calculate resistance of LDR using this circuit. Teacher said that when the light is on, when the light on, the resistance of LDR about 9 ohm. अच्छा जी, 9 ohm, 9 ohm. Explain why the student was unable to use the circuit to determine the resistance of LDR with the lights on. The resolution of voltmeter was 0.01 volt. अच्छा जी, अब आपको ये वाला सवाल याद आ रहा है अब्दुल्ला? मुझे तो याद आ गया, ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। जी अब्दुल्ला, याद आ रहा है? इसको करने की जरूरत है या जैसा आप बोले? याद तो नहीं आ रहा है। अच्छा चलें, अब क्वेश्चन यार उसने ये कहा है कि मैंने लाइट को स्विच ऑन कर दिया। बताइए, जब मैं लाइट को स्विच ऑन करूंगा तो लाइट को स्विच ऑन करने से जो इसकी रेजिस्टेंस है, आपको पता है जब लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस और इसकी कम हो जाती है। रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाती है। ठीक, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है जनाब, लाइट आपने क्या कर दिया? ऑन कर दी। लाइट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, इसका वोल्टेज कम। इसका वोल्टेज कम तो इस वाले वोल्ट मीटर का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं व्हेन द लाइट वाज वर स्विच ऑन, द स्टूडेंट डिस्कवर्ड दैट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर यूजिंग दिस सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर अबाउट 9 ओम। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट वाज अनेबल टू यूज द सर्किट टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। दिस द रेजोल्यूशन ऑफ, रेजोल्यूशन का मतलब जरा जल्दी से मुझे को बच्चा याद दिलाए, क्या होता है रेजोल्यूशन का मतलब? हाँ बेटा, रेजोल्यूशन का मतलब बताइए। एक्यूरेसी होती है। ठीक है, अच्छा आप जरा गौर से सुने। कह ये रहा है कि जब आपने इसका वोल्टेज, इसके ऊपर लाइट ऑन करेंगे, लाइट ऑन करेंगे तो सर लाइट ऑन करने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। अब आपने क्या करा, इसी वोल्ट मीटर को उठाकर, इस वाले वोल्ट मीटर को उठाकर आपने फिक्स्ड, सॉरी एलडीआर के अक्रॉस, क्योंकि देखिए आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एलडीआर की, रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है एलडीआर की, एलडीआर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है जो हमने पहले की थी, इट वाज 1300 ओम। 1300 ओम थी, तो 1300 ओम के ऊपर हमारी वर्किंग हो गई थी। अब कह रहे जब मैंने लाइट इंसिडेंट करा दी तो इसकी रेजिस्टेंस गिर के और हो गई है 9 ओम। और अगर इसकी रेजिस्टेंस 9 ओम हो गई तो कह रहे हैं कि जनाब अब आप इसी सर्किट को यूज करने जा रहे हैं, और अब आप इसी सर्किट को यूज करने जा रहे हैं
तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप पीडी अक्रॉस एलडीआर कैलकुलेट करके बताएं, पीडी अक्रॉस एलडीआर, तो जरा देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने किया ये पीडी अक्रॉस एलडीआर, एलडीआर का बेटा वोल्टेज निकालने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एलडीआर की रेजिस्टेंस गिवन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टूडेंट was unable to use the circuit to determine the resistance of LDR। LDR की उसको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है जनाब। LDR की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए गौर से देखिएगा, LDR की रेजिस्टेंस है कितनी? सर LDR की रेजिस्टेंस है 9 ओम, डिवाइडेड बाय R1 है 5 किलो ओम, 5 किलो ओम मीन्स 5000। LDR की अपनी रेजिस्टेंस 9 वोल्ट, 9 ओम, और ऊपर से टोटल ईएमएफ आ रही है 1.5। अब्दुल्ला आप मुझे इसका आंसर बताएंगे ना, फिर मैं आपको वो 0.01 वाली बात समझा सकूंगा। एलडीआर की रेजिस्टेंस इतनी कम हो गई कि एलडीआर का जब आप पीडी निकालोगे तो वो पीडी आएगा 0.003 वोल्ट, ठीक है ना। अब 0.003 वोल्ट, और ये जो 0.003 वोल्ट है जो एलडीआर का वोल्टेज आ रहा है, सर ये वोल्टेज इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वोल्ट मीटर की जो अपनी मिनिमम मेजरमेंट की वैल्यू है, सर ये उससे बहुत छोटा है। और जब ये उससे बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है कि अब आप उस एलडीआर का ना वोल्टेज मेजर कर सकते हो, ना उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन ये बना कि जब एलडीआर पर लाइट डाली गई, स्विच ऑन किया गया, तो सर एलडीआर, अच्छा इसने ये नहीं बोला कि कैलकुलेशन करके दिखाएं, कैलकुलेशन तो बेटा मैंने आपको समझाने के लिए की है, कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए की है। असल में आपको ये वाली बात क्यों लिखनी है कि व्हेन light is switched on for LDR, its resistance decreased, and now its PD also decreased. If LDR resistance value given is 9 ohm, then its voltage, its PD is 0.003 volt. चेक कर लो यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। And this value is less than the रेजोल्यूशन ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रेजोल्यूशन से बहुत कम है। तो जब वो जो वोल्ट मीटर की रेजोल्यूशन है वो 0.01 है, तो दिस वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर पीडी across LDR, cannot measure PD across LDR, so we cannot measure its resistance। किसकी रेजिस्टेंस? सर इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, ठीक है बेटा। मोहम्मद आपकी इतनी पक्की आदत हो गई है बेटा माशाल्लाह, आप हर क्लास को इतना हमेशा, यानी कि बता ना कभी कभी होना, एक तो आपको ना पक्का, अभी भी देखो ऊपर 26 मिनट लेट आए, तो इतनी आपने पक्की आदत कर ली बेटा, हम आपको किस तरह से डांटे। अच्छा बेटा, तो अब्दुल्ला इस वाली बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट्री आपसे करवाऊंगा, फिर मैं आपको बात आगे लेके चलूंगा। सर जब कमरे में लाइट बंद थी ना, तो जो एलडीआर है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी 1300 ओम। जब उसकी रेजिस्टेंस 1300 ओम ज्यादा थी, बड़ी वैल्यू थी, तो वोल्ट मीटर काम कर रहा था और उसने बराबर वाले फिक्स रेजिस्टर का वोल्टेज मेजर करके बता दिया था। लेकिन बी पार्ट में ना सर, कमरे में ना स्टूडेंट ने लाइट खोल दी। सर अब उसने लाइट खोली, लाइट तेज हो गई, लाइट तेज होने से सर जब लाइट की वैल्यू तेज हो जाती है ना, तो लाइट ज्यादा होने से एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो गई तो सर एलडीआर का वोल्टेज कम हो गया। तो मैंने फॉर्मूले से ना इस एलडीआर का वोल्टेज कैलकुलेट किया, और एलडीआर की रेजिस्टेंस 9 हो गई, ये उसने दिया हुआ है कि 9 ओम हो गई। तो बेटा मैंने उसका वोल्टेज मेजर किया, वोल्टेज आ गया मेरे पास 0.003 वोल्ट। अब ये वोल्टेज इतना कम है, इतना कम है कि वोल्ट मीटर कम से कम 0.01 मेजर कर सकता है। रेजोल्यूशन का मतलब है कम से कम यहां तक जा सकता है, 0.01 से पीछे जा ही नहीं सकता। तो जो वोल्टेज अभी आ रहा है अक्रॉस एलडीआर, इसकी वैल्यू इतनी कम है, इतनी कम है कि ये वोल्ट मीटर ये वाला वोल्टेज नाप नहीं सकता, इसलिए मैं एलडीआर के रेजिस्टेंस को मेजर कर नहीं सकता। जी अब्दुल्ला जल्दी से कमेंट्री कीजिए, सवाल मुश्किल है इसीलिए आपको कमेंट्री दे रहा हूँ। जी अब्दुल्ला।
हाँ हाँ, ऑन कर दे। हाँ 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 हाँ, बस बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। और आप देख लीजिए, लिखा हुआ है स्टूडेंट वाज अनेबल टू यूज द सर्किट टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। उसको असल में एलडीआर की रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई है, पर एक्सपेरिमेंट करके निकालिए। सर एक्सपेरिमेंट करके निकालनी है तो जाहिर सी बात है वो वोल्टेज लगाएगा, वोल्ट मीटर लगाएगा। अब वोल्ट मीटर जब वो वहां लगाएगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग इतनी उसे मेजर ही नहीं होगी, इसलिए वो अनेबल हो गया। इसलिए वो अनेबल हो गया, ठीक। बात मुश्किल है भैया, रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अब मोहम्मद बेटा, नए सवाल से आप शामिल हो जाए हमारे साथ, ठीक है। अच्छा बेटा, देखिए नया सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा ये है कि ये हाइड्रोजन में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा, तो उसकी एनर्जी -13.6 EV होगी, एंड सो ऑन, ऊपर भी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी 12.3 EV है, उसने आके टक्कर मारी किसी एटम के ऐसे इलेक्ट्रॉन से कि वो इलेक्ट्रॉन 13.6 में था, ठीक है ना, 13.6 में था। उसको किसी इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी। ये जो मैं रेड कलर से एरो बना रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन आया, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 12.3। 12.3 एनर्जी थी। उस 12.3 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ने आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट मारी, और ये इलेक्ट्रॉन -13.6 से छलांग लगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी इसको दी, और इसने उस एनर्जी को लेकर ऊपर चला गया। और कहाँ चला गया? सर वो चला गया -1.5 EV वाले में। ये इलेक्ट्रॉन चला गया -1.5 EV वाले एनर्जी लेवल में, ठीक है। वेन फोटोन, अच्छा पहले तो ये वाली बात समझ लें कि ये वाली बात क्लियर हो गई जी। ये वाली बात समझ में आ गई कि सर एक इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को आगे हिट किया, इलेक्ट्रॉन ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और इलेक्ट्रॉन चला गया -13.6 से -1.5 EV वाले एनर्जी लेवल में, ठीक। अब ये सवाल क्योंकि मैं करा चुका हूं, इसलिए मुझे याद आ रहा है इस सवाल में टेक्निकल इशू क्या है। टेक्निकल इशू ये है कि देखो, अगर 13.6 EV का इलेक्ट्रॉन आके हिट करेगा, ठीक है ना, 30 आया है 12.3 का। अच्छा अब्दुल्ला, एक छोटा सा काम मुझे करके बताइए, इस वाले 1.5 और 13.6, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बताना अब्दुल्ला जल्दी से। 13.6 और 1.5 का डिफरेंस 12.1, ठीक है ना। 12.1, 12.1। अब आप देखो कि जब इलेक्ट्रॉन आया 12.3 का, तो 12.3 में से इस वाले इलेक्ट्रॉन ने 12.3 में से 12.1 वाली एनर्जी एब्जॉर्ब की, और बाकी इलेक्ट्रॉन से कहा यार तुम लेके चले जाओ, ठीक है। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन था वो कहीं और चला गया बाकी एनर्जी लेके, 0.2। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से छलांग लगा के थर्ड में चला गया। ऐसा होता है, ठीक। लेकिन अगर इतनी ही एनर्जी का फोटोन आके हिट करे इसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, दोबारा मैं ग्रीन कलर का फोटोन बना रहा हूं, इस फोटोन को अब आके हिट करने आ रहा है एक फोटोन, इस फोटोन के पास एनर्जी है 12.3, ठीक है ना। अब याद रखना, फोटोन ना अपनी आइदर सारी एनर्जी ट्रांसफर करता है, या बोलता है मैं आपको एनर्जी दूंगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? फोटोन या तो अपनी सारी एनर्जी देगा, या जरा सी भी एनर्जी नहीं देगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन आया था, इलेक्ट्रॉन का दोस्त, उसने कहा भाई तेरे को कितनी एनर्जी चाहिए? उसने कहा यार मुझे 12.1 चाहिए। उसने कहा ठीक है, तू मेरा दोस्त है, 12.1 एनर्जी ले ले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का दोस्त है, उसको जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उतनी एनर्जी देता है, और जितनी नहीं चाहिए होती है उसकी उसके बगैर भी वो बाकी एनर्जी लेके चला जाता है इधर उधर, ठीक है जनाब। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में चला गया, समझाने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन ये जो फोटोन है ना, ये इलेक्ट्रॉन का दोस्त नहीं है। ये उसी वक्त एनर्जी लेता है जब उसकी एनर्जी पूरी 12.1 हो। उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 12.1। अगर फोटोन 12.1 का होता
तब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता। लेकिन अगर फोटोन आया है 12.3 का जो 12.1 के बराबर नहीं है, तो सर ये वाला इलेक्ट्रॉन ना ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फोटोन ने हिट किया इलेक्ट्रॉन को जिसकी एनर्जी 12.3 थी, इलेक्ट्रॉन -13.6 में था, पर ये रिमेन इन 13.6, सर ये ऊपर नहीं गया। सवाल है इसको एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेनेशन क्या बनी है, एक्सप्लेनेशन रिपीट कर रहा हूं और मोहम्मद मकबूल मुझे एक्सप्लेन करके सुनाएंगे, क्योंकि ये सवाल मैं पहले करा चुका हूं। मैं लिख नहीं रहा, पहले मैं करा चुका हूं पूरा, मैंने इसको आपको लिख के ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोबारा गौर से सुनिएगा। मोहम्मद बेटा आपसे कराऊंगा। सर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, इसकी एनर्जी 13.6 ईवी है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके हिट करे जिसकी एनर्जी की वैल्यू कुछ भी हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दोस्त है, ये मत लिख देना एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दोस्त है, इसके दोस्त को जितनी जरूरत होगी ना ये उतनी एनर्जी उसको देगा, और बाकी एनर्जी जो बचेगा वो बची हुई एनर्जी लेके कहीं और चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी लेकर जंप करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को सर फोटोन आकर हिट करे, तो इलेक्ट्रॉन की फोटोन के साथ कोई ऐसी दोस्ती नहीं है। तो फोटोन एनर्जी लेकर आया 12.3, इलेक्ट्रॉन को चाहिए 12.1, तो उसने फोटोन की एनर्जी लेने से इनकार कर दिया, या फोटोन ने अपनी एनर्जी देने से इनकार कर दिया। इसलिए इलेक्ट्रॉन 13.6 में था और 13.6 में ही रहा, इसलिए उसने कोई छलांग नहीं लगाई। और छलांग लगाने के लिए फिजिक्स में टर्म यूज करते हैं ट्रांजिशन। तो दिस इलेक्ट्रॉन डिड नॉट मेक एनी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ने छलांग नहीं लगाई। मोहम्मद यार ये बताओ, इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी, इलेक्ट्रॉन की टक्कर से तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, फोटोन ने टक्कर मारी लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा रहा, वजह बताएं मोहम्मद। सही, और इलेक्ट्रॉन वाली? हाँ सही, तो हम ये कह सकते हैं, ये तो नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दोस्त है, हम ये कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक interaction they can absorb certain amount of energy, they can absorb required amount of energy, certain का लफ्ज तो गलत हो जाएगा, required amount of energy, जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर होगी उतनी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और छलांग मार देगा। लेकिन फोटोन अगर लेकर आएगा तो रिक्वायर जो है एक्यूरेट उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, तब तो वो लेगा, वरना वो एनर्जी नहीं लेगा। इसलिए फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन कोई छलांग नहीं लगाएगा। अब्दुल्ला ये सवाल याद आया है या याद नहीं आया बेटा अब्दुल्ला? अब्दुल्ला भाई याद आया है या नहीं आया? याद आ गया ना, ये मैंने सवाल आपको इसी, ऑल दो इस टाइम के ऊपर मैंने स्टोरी नहीं बनाई थी दोस्ती वाली, अलबत्ता अभी ये मुझे बड़ी अच्छी ये वर्डिंग लगी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दोस्त है। ठीक है, वो बोलेगा यार तेरे को जितनी जरूरत है भाई तू उतनी ले ले मुझसे, लेकिन फोटोन उसका दोस्त नहीं है, पूरी एनर्जी देगा या नहीं देगा। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, यकीनन आपको याद आ गया होगा। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ यूनिट 2 ईयरली पेपर आप भले से ना बोलें कि मैंने आपको नहीं कराए, लेकिन मैंने आपको टॉपिकल के अंदर आप देखो ना हर सवाल आपको इंशाल्लाह मिलेगा। चले ठीक है, इस बहाने हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, आपके दिमाग में बातें रिवाइज हो जाए, अच्छी बात है। क्वेश्चन बेटा ये है, बड़े मजे का क्वेश्चन है कि एक कप ऑफ टी है, पहले एम्प्टी है, उस एम्प्टी कप के अंदर उन्होंने एक क्वाइन डाला हुआ है, और वो जो क्वाइन है इट इज नॉट विजिबल एट अ सर्टेन एंगल। तो फोटोग्राफ नंबर 1 में क्वाइन है लेकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही उसी कप के अंदर उन्होंने पानी डाला, तो वो एकदम से हमें ग्रेजुअली वो क्वाइन नजर आना शुरू हो गया। क्वाइन हमें नजर आ रहा है, पहले तो ये स्टोरी उन्होंने दी है। अब आपसे पहले पूछ रहे हैं बताइए रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बताएं। अब यार आप पेपर देने जा रहे हैं 1 महीने बाद, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मैं आपसे नहीं सुनना चाहूंगा, बच्चों वाली बात है, सिर्फ अल्फाज रिपीट कर रहा हूं। व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ स्पीड, देन देयर इज अ चेंज ऑफ वेवलेंथ, चेंज ऑफ डायरेक्शन एटसेट्रा, आपको सब लिखना आता है, मैं इस पे नहीं जा रहा। ऑल्दो कि कैलकुलेशन भी आपको देख के याद आ जाएगा, लेकिन मैं आपको जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन दोबारा कराना चाह रहा हूँ ताकि जल्दी से हमारा सवाल खत्म हो जाए। क्वेश्चन बेटा ये है कि ये है हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ यकीनन यहाँ पे कुछ एंगल बना होगा, और जो एंगल बनेगा इट इज एंगल आई।
ठीक है। अब उस एंगल आई को और नॉर्मल के साथ ये एंगल आर, बल्कि शायद मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ क्योंकि लाइट अंदर से आ रही है। जब अंदर से लाइट आ रही है तो सर इसको बोलना पड़ेगा एंगल आई, और सर इसको बोलना पड़ेगा एंगल आर, क्योंकि लाइट का एरो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है जी, अंदर एंगल आई है, बाहर एंगल आर है। अच्छा, अभी तो एंगल आई है सर, इस एंगल आई के लिए क्या करें भाई? इस एंगल आई के लिए आप करेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मैंने ग्रीन कलर की ट्रायंगल बना ली है, और इस ग्रीन कलर की ट्रायंगल में जो वर्टिकल लाइन है इट इज 3 सेंटीमीटर, जो हॉरिजेंटल लाइन है इट इज 1.5 सेंटीमीटर, और आई हमारा एंगल है। तो ये जो आई एंगल है, इस आई एंगल के अपोजिट जो साइड है इट इज 1.8 सेंटीमीटर। अब्दुल्ला यार मुझे कैलकुलेटर यार आप हेल्प कर देना। अपोजिट साइड 1.8 है, एडजेसेंट साइड 3 है, और अब आप जरा टेन इनवर्स बेटा अब्दुल्ला करके मुझे जल्दी से बताओ, टेन इनवर्स 1.8 अपॉन 3, क्या आंसर आ रहा है? 31 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, ये 31 डिग्री का एंगल आ गया। इसी तरीके से आप ऊपर चले जाएं। सर अब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने में ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की है। तो जो ये वाली साइड है सर, ये वाली साइड 3.7 सेंटीमीटर की है। इसमें भी पहले मैं यही वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, पहले ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, फिर मैं 90 में से माइनस करके ऊपर वाला एंगल निकालेंगे। तो ये हो गया जी टेन थीटा, और टेन थीटा में इसकी सामने अपोजिट साइड हो गई 4, और इसकी ये एडजेसेंट साइड हो गई 3.7। अब्दुल्ला यार इसका पहले थीटा मुझे निकाल के बताओ, थीटा टेन इनवर्स 4 अपॉन 3.7 करोगे तो क्या बन जाएगा? फोर्टी सेवन पॉइंट टू, लेकिन जो 47.2 है वो ये वाला एंगल होगा। ठीक है जनाब, हमें 47.2 नहीं, हमें एंगल ऊपर वाला चाहिए। 90 में जब बेटा इसको माइनस कर दो तो एंगल आर बन जाएगा। तो 43 इसको ले लें अभी ना जल्दी से। एंगल आई आ गया, एंगल आर आ गया। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऊपर एयर है तो एयर है। अच्छा, अंदर से लाइट बाहर जा रही है, जब अंदर से बाहर जा रही हो तो स्नेल लॉ लगाकर भी कर सकते हैं। नहीं तो हम लोगों ने जो बचपन से रट्टा मारा हुआ है, इसके अंदर फॉर्मूला हो जाता है साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है ना, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। आई भी आपके सामने लिखा हुआ है, आर भी आपके सामने लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप, हाँ बेटा बोले बोले। हाँ ना, साइन आई अपॉन साइन आर जब होता है जब लाइट एयर से गिला पानी में आ रही होती है। साइन आई अपॉन साइन आर जब होता है जब लाइट एयर से पानी में या गिलास में आ रही हो। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है जरा देखो, इसमें बेटा ये लाइट पानी है, पानी से एयर में जा रही है ना बेटा। जब पानी से एयर में जाएगी तो फार्मूला उल्टा नहीं हो जाता क्या? आप बताएं, हमें याद आया नहीं आया इस तरह की कोई बात याद? साइन आर साइन 43 डिग्री है, साइन आई 31 डिग्री है। अगर इसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं, तो अगर आंसर 1.32 आ रहा है तो आपको मेरी बात पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब्दुल्ला आ रहा है 1.32? और अगर इनको इस तरह समझ में नहीं आया तो स्नेल लॉ लगा लें। स्नेल लॉ क्या होगा जरा देखना बेटा, स्नेल लॉ सर ये होगा साइन एंगल आई, जिसको हमने आई बोला हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, इज इक्वल्स टू साइन एंगल आर। साइन एंगल आर उधर आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं फॉर्मूला खुद ब खुद वही वाला बन गया जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ, साइन आर अपॉन साइन आई, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जल्दी से आई में बेटा यस करें, हम आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें दो ग्राफ नजर आ रहे हैं। दो ग्राफ हैं और दोनों ग्राफ पे मैंने कराए हुए हैं दोनों ग्राफ ना, तो इसलिए मैं लिखूंगा नहीं ना, मैंने इसमें कॉपी पेस्ट आंसर किया हुआ है, सिर्फ याद दिलाऊंगा हो क्या रहा है। सर फिलामेंट लैंप में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो सर वोल्टेज बढ़ाने से, ये एग्जाम में इस तरह के एरो बना के मत लिख देना भाई, एग्जाम में एरो बना के नहीं लिखिएगा। अरे जनाब, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो असल में करंट बढ़ता है। जब करंट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ जब रबिंग करते हुए जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होना टेम्परेचर बढ़ा देता है।
जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो कंडक्टर के एटम्स होते हैं, जो लैटिक्स के अंदर अरेंज होते हैं, तो वर्डिंग यूं यूज की जाती है कि वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिक्स बिगिन टू इंक्रीज। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन इंक्रीज होगी एटम्स की क्रिस्टलाइन लैटिक्स में, उतना ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। और सर जब कोलिजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अब करंट उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से पहले बढ़ रहा था। ठीक है, जब टेम्परेचर लो था तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ गया तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट सेम रेट से नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा सेम रेट से नहीं बल्कि स्लो रेट से बढ़ेगा। और जब करंट स्लो रेट से बढ़ेगा, करंट इंक्रीज होगा एट स्लो रेट। जब करंट इंक्रीज होगा एट स्लो रेट तो देख लीजिए जो ग्राफ है इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम करंट एक्सिस। द ग्राफ इज बेंडिंग अवे फ्रॉम करंट एक्सिस, तो करंट वाली एक्सिस से ग्राफ दूर भागने लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए दूसरी तरफ जो कि थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर में क्या होता है सर? थर्मिस्टर में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो थर्मिस्टर में वोल्टेज बढ़ाने से सर करंट बढ़ता है। सर अब करंट बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में। सर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इस मर्तबा थर्मिस्टर में एक खास बात यह है कि जो एन है, एन एन का मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ जाती है मैंने जब पहले पढ़ाया होगा तो पूरी लंबी कहानी सुनाई होगी, अभी लंबी कहानी नहीं सुना रहा, बस हल्का सा याद दिला रहा हूँ। जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एनर्जी आने से इलेक्ट्रॉन छलांगे मार के बाहर आ जाते हैं, इसी तरह थर्मल एनर्जी जब उनको मिलेगी तो थर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एटम में से निकल के बाहर आ जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए ना तो कंडक्टर से निकल के बाहर आ जाते हैं। इट इज कॉल्ड थर्म आयोनिक इमिशन। ठीक है ना, तो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तादाद में मिलेंगे तो सर जो करंट होगा ना वो ग्रेटर रेट से इंक्रीज होने, मतलब करंट ज्यादा बढ़ने लगेगा तेजी के साथ। और जब करंट इंक्रीज होता है एट ग्रेटर रेट, करंट इंक्रीज होता है एट ग्रेटर रेट, तो आप देख लीजिए जो ग्राफ है वो करंट की तरफ घूम रहा है, जो ग्राफ है वो करंट की तरफ घूम रहा है। तो फिलामेंट लैम्प में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट स्लो रेट से इंक्रीज होने लगता है। थर्मिस्टर में वोल्टेज बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब असल में नंबर ऑफ फ्री, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाना करंट को ग्रेटर रेट से इंक्रीज करने लगती है। और जब करंट ग्रेटर रेट से इंक्रीज होता है तो करंट का ग्राफ, सॉरी करंट वाला ग्राफ करंट वाली एक्सिस की तरफ घूमना शुरू हो जाता है। तो बेटा मैं रिवीजन करा रहा हूं एक तरह से आपको, ये सवाल मैंने पहले कराए हुए हैं इसलिए मैंने इसको प्रॉपर वर्डिंग में लिखना मुनासिब नहीं समझा। जल्दी से आगे आ जाइए। जब हम आगे आ जाते हैं तो इस सवाल को अगर देखें तो पहले पहचानेंगे, और पहचानने में हमेशा मैं एक ही सवाल जकी भाई से पूछता हूँ और इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह आज तो जकी भाई मुझे पहचान के बता ही देंगे, लेकिन अफसोस मुझे पूछना नहीं पड़ रहा आज क्योंकि वो इन्होंने खुद नाम लिख के दे दिया है। जकी भाई आप बच गए वरना मैं ये सवाल आपसे पूछता और क्या पता आज आप मुझे बता भी देते इसका सही आंसर। हाँ बेटा, क्या हो रहा है? अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है ना बेटा, मेटल की प्लेट पर इंसिडेंट हो रही है। लाइट की वेवलेंथ उन्होंने बता दी है और वर्क फंक्शन उन्होंने बता दिया है। ठीक है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन मैं कल सुन रहा था तो मुझे जकी नहीं सुना पा रहे थे। जकी यार आज मुझे वर्क फंक्शन की डेफिनेशन सुना दो बेटा, जकी वर्क फंक्शन की डेफिनेशन सुना दो मुझे। फोटो इलेक्ट्रॉन, सही बात है, मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय अ मेटल प्लेट टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। बेहतरीन बेटा बेहतरीन, जबरदस्त भाई माशाल्लाह।
अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। कह रहे जनाब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम आपको ये बात कई दफा पढ़ा चुके हैं कि जो लाइट मेटल की प्लेट पर इंसिडेंट होती है, सर उस इंसिडेंट लाइट का एक सर्टेन पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होता है, एंड सरप्लस एनर्जी इज कैरीड अवे बाय इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। सर इंसिडेंट एनर्जी इस टॉपिक में होगी एच सी अपॉन लैम्डा। सर वर्क फंक्शन प्लस है, यहां आके माइनस हो जाएगा। ईवी में है, सर उसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जहां लिखी हुई है ई मैक्स, सर वहां लिख दीजिएगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है स्पीड, इसलिए वेलोसिटी। मास इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मास डेटा शीट में लिखा हुआ होता है। बाकी आपको वेवलेंथ वेवलेंथ भी दी हुई है 20 नैनोमीटर, नैनो है इसलिए एक्सपोनेंट -9। एच प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यूज लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड अंडर रूट सब कुछ आप खुद से करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैं आंसर मार्किंग इसकी में नजर मार लेता हूँ, 4.53 एक्सपोनेंट 6। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन बी पार्ट। एक स्टूडेंट ने मुझे मशवरा दिया कि अगर मैं वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों को बढ़ा दूं, वेवलेंथ को भी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दूं, तो मैक्सिमम स्पीड भी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम स्पीड भी बढ़ जाएगी। कह रहे हैं इसके ऊपर आप थोड़ी कमेंट्री करके बताएं। तो जरा सुनिए कमेंट्री सर ये है कि जब हम बढ़ाएंगे वेवलेंथ तो भाई एनर्जी वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जनाब। अगर आपने वेवलेंथ को इंक्रीज किया तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी। सर जब इंसिडेंट एनर्जी कम होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। और क्या पता इतनी आप कम कर दें कि वो इलेक्ट्रॉन शायद निकले ही ना, लेकिन चलो इलेक्ट्रॉन निकले पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और भाई काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना तो स्पीड भी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट की बात इंतहाई बेवकूफ़ाना है, इसकी बातों में नहीं आइएगा, ये बिल्कुल इसने गलत स्टेटमेंट दी। ये बात हो गई अबाउट इंटेंसिटी। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सॉरी वेवलेंथ, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ फॉर इंटेंसिटी। सर अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज की तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से हमने पढ़ा है कि जितनी तेज लाइट होती है उससे उतने ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और अगर उससे मैं करंट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उससे इतनी ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन इस बात का इलेक्ट्रॉन की स्पीड से कोई कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड का इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए स्टूडेंट की दोनों सजेशन बिल्कुल बेवकूफाना है, ठीक है जी। तो ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आ रही है जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेरे ख्याल में आखिरी सवाल होना चाहिए, 18 या 19। वही है, दो सवाल है, चलिए जी 18। 18 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं सर, 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीचर है उसके पास लेजर लाइट है, और लेजर लाइट को वो प्लेन पोलराइज, द लेजर पॉइंटर इमिट्स अ नैरो बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट है उसके हाथ में। अब मोहम्मद मकबूल आप सिर्फ इतनी सी बात बता दें, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है। जी बेटा प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है। उनकी वाइब्रेशन जो होती है वो एक सिंगल ऑसिलेशन हो रही होती है, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब ये सिंगल ऑसिलेशन हो रही है, और सिंगल ऑसिलेशन होने वाली लाइट यकीनन पहले किसी पोलराइजिंग फिल्टर से आई हुई होगी, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर कह रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है भाई, डेमोन्स्ट्रेशन करके बताना है। अब डेमोन्स्ट्रेशन कैसी होगी, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं थोड़ा याद दिला दूं, मुझे नहीं पता कि आपको याद है या याद नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको यार 3D बनाने की दिमाग में ला रहा हूँ, इन 3D बनाने का मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। ये फिल्टर नंबर 1 है, और ये फिल्टर नंबर 2 है,
और इस फिल्टर का डिज़ाइन मैंने आज पता नहीं ऐसा क्यों बनाया, मुझे खुद वजह नहीं पता। हम लोग जब पहले पाकिस्तानी फिजिक्स पढ़ाया करते थे तो उसमें ये एक फिल्टर होता था जिसकी शेप हमेशा इस शक्ल की होती थी, तो बस वो मुझे याद आ गया। अच्छा जनाब, ये दो फिल्टर है, टोरमलिन क्रिस्टल हम लोग इसको कहते थे, ये दो फिल्टर है। इन दोनों फिल्टर के बिटवीन में सेंटर में बहुत नैरो स्लिट होती है, ठीक है जनाब, नैरो स्लिट होती है। और इस नैरो स्लिट को हम कह लें कि इट इज ट्रांसमिशन एक्सिस, दिस इज ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है जनाब। इस ट्रांसमिशन एक्सिस के ऊपर जो लाइट पहले आ रही है वो आपको मैंने पढ़ाया है कि जब लाइट पोलराइज नहीं होती तो उसमें मल्टीपल ऑसिलेशन होती हैं, पर मैंने मल्टीपल में से खाली दो ऑसिलेशन ड्रॉ कर रहा हूं बस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो जब लाइट पहले फिल्टर से पास करती है तो निकलने वाली लाइट अब सिंगल ऑसिलेशन, हाँ बेटा बोले। अच्छा अच्छा, वापस अगर आ गई तो पता चले अच्छी। अच्छा अच्छा, दोबारा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये लाइट का सोर्स है, इस लाइट के सोर्स से जो लाइट पैदा हो रही है इट इज अनपोलराइज लाइट। जब ये फिल्टर नंबर 1 से पास हुई तो फिल्टर नंबर 1 से पास होने पर ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। तो यहां तक का काम तो उसने किया हुआ है। अब टीचर ने आगे का काम करना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। काम बेटा ये जो आपने लिखना है खुद से, क्या कि अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है जनाब, किसी फिल्टर से पास कराऊं और फिल्टर को रोटेट कराना शुरू करूं, तो जैसे ही रोटेट कराऊंगा तो प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस ग्रेजुअली कम होने लगेगी। और कम होते 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 जब मैं इसको 90 डिग्री पे घुमा दूंगा, 90 डिग्री पे घुमा दूंगा, तो निकलने वाली लाइट टोटली गायब हो जाएगी। और अगर मैं इस फिल्टर नंबर 2 को फर्दर रोटेट कराऊं तो लाइट की इंटेंसिटी दोबारा बढ़ने लगेगी। और जब ट्रांसमिशन एक्सिस दोबारा पैरेलल विद द फर्स्ट ट्रांसमिशन एक्सिस हो जाएगी तो लाइट की ब्राइटनेस दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो कहना ये चाह रहा हूं, आप यूं लिखोगे कि इफ द प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फिल्टर एंड नाउ रोटेट दिस फिल्टर फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, then the intensity of light begins to decrease and at 90 degree it will be 0. And if you continue to rotate further up to 180 degree, then now the light intensity begin to increase and again becomes maximum at 180 degree, ठीक है ना। जब पोलराइजिंग फिल्टर पहले वाले पोलराइजिंग फिल्टर से 0 डिग्री पर है तो लाइट की ब्राइटनेस जो भी है उसका नाम मैंने मैक्सिमम रख दिया। पर व्हेन filter is rotated at 90 degree, up to 90 degree the intensity of light begin to decrease, at 90 degree it will be 0, and further rotation up to 180 degree it begins to increase and becomes maximum at 180 degree। तो आपको ये वाली कहानी बट आई होप के नोट्स में याद की भी होगी आपने, मैंने सुना दी, लिखने का टाइम नहीं है। अच्छा जनाब, उसके बाद ये आपको एक इक्वेशन दी हुई, सॉरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन दी हुई है और इतनी सी बात आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये जो डी है, इस डी का नाम पूछ रहे हैं, स्टेट द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय डी। ये स्मॉल डी क्या चीज होती है? तो स्मॉल डी के बहुत सारे नाम है, उनमें से एक नाम है कि सर ग्रेटिंग पे जो ग्रेटिंग होती है ना, इट इज अ गिलास प्लेट। सर इस गिलास प्लेट के ऊपर ना डायमंड के ब्लेड से हम लोगों ने बनाई हुई होती हैं बहुत बारीक बारीक पैरेलल लाइंस। इन लाइंस के दरमियान का जो गैप होता है इट इज कॉल्ड लाइंस स्पेसिंग, इट इज स्मॉल डी। तो बस अगर इसी तरह से इसको याद कर ले तो अच्छा है कि स्मॉल डी क्या है, ग्रेटिंग पर पैरेलल लाइनें, उन पैरेलल लाइंस के बिटवीन का गैप इट इज कॉल्ड लाइंस स्पेसिंग, एंड द लाइंस स्पेसिंग इट इज कॉल्ड स्मॉल डी। ये जो स्मॉल डी है इट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग और ग्रेडिंग स्पेसिंग, पर लाइन स्पेसिंग मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है जी। खाली नाम पूछना है बस। और मार्किंग स्कीम में मैंने जो नजर मार ली उसने भी लाइन स्पेसिंग भी बोला हुआ है, पर मैं इसको लाइन स्पेसिंग ही बोलना पसंद करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये आपके साथ कोई कैलकुलेशन लेकर आ गए। क्या कैलकुलेशन है? सर कैलकुलेशन ये है कि टीचर मेड द फॉलोइंग मेजरमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम टू द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम
it is 1.61. Distance from diffraction grating to screen, it is 2.74. तो मुझे यूं समझ में आ रहा है कि 2.74 it is the distance from diffraction grating slit to the screen. This is the screen. ये स्क्रीन है और स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है इट इज 2.74. ठीक है जनाब. अच्छा, जो सेंटर है दिस इज द सेंटर. इस सेंटर से जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है, इट इज 1.61. तो जनाब इन्होंने पूरी ट्राइंगल हमें बना के दे दी, राइट एंगल ट्राइंगल के. भाई इसमें से पहले तो तुम थीटा निकाल लो यार. अब्दुल्ला मेरी थीटा निकालने में हेल्प करो. टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो पहले तो बेटा यहां से थीटा निकाल के हमारी जान छोड़ाओ. क्या आ रहा है जी थीटा? थीटा में मार्किंग इसी में नजर मार लो. 30.4. ठीक है जी, मुझे भी नजर आ गया था 30.4. इट इज थीटा. अब थीटा से बेटा फिर और आगे चलो, तो ये चीज तो मुझे थीटा निकालने में हेल्प कर गए. द वेवलेंथ, सर वेवलेंथ दे दी है इसने. वेवलेंथ है 532 नैनोमीटर -9. दिस इज वेवलेंथ. कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर. नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर. तो आपको ये बात मैं पढ़ा चुका हूं. जब कभी बोले ना लाइंस पर मीटर, लाइंस पर सेंटीमीटर, लाइंस पर मिलीमीटर, तो इसको मैं बोलता हूं लाइंस डेंसिटी. इसको मैं कैपिटल एन लिखता हूं. मैं कैपिटल एन लिखता हूं. और ये जो कैपिटल एन होता है इट इज इक्वल टू 1/d. क्या मतलब? डी साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एन लैम्डा. जहां स्मॉल डी लिखा उसकी जगह लिख दो 1/कैपिटल एन. ये 1/कैपिटल एन, इसको मैं कहता हूं लाइंस डेंसिटी. लाइंस डेंसिटी मैं यहां पे लिख दूं बेटा. कैपिटल एन इक्वल टू लाइंस डेंसिटी. और लाइन डेंसिटी हमेशा इस तरह से होती है कि 500 लाइंस पर मिलीमीटर, 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर. ऑब्वियसली इट इज लाइंस. और डिनोमिनेटर में कभी भी लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, इट इज कॉल्ड डेंसिटी. इट इज कॉल्ड लाइन डेंसिटी. एंड दिस एन इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1/n. साइन थीटा, सर थीटा इज 30.4. First order we are talking about first maximum. Wavelength, sir wavelength is 532 nanometer. कैपिटल एन कैलकुलेट करोगे, जो कैपिटल एन आएगा ना बेटा, जो कैपिटल एन आएगा वो मिलीमीटर में नहीं आएगा, वो आएगा पर मीटर में. ठीक है ना, वो आएगा पर मीटर में. सही जनाब, पर मीटर में आएगा. अब आप खुद बताओ, एक मीटर में नंबर ऑफ लाइंस लाखों में आएंगी. एक मीटर में नंबर ऑफ लाइंस लाखों में आएंगी. उसको आप 1000 से डिवाइड कर देना. और जब आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वो मिलीमीटर में बन जाएंगी. तो मैंने मार्किंग इसकी में नजर मार ली है, वो लिखा हुआ है 952 लाइंस पर मिलीमीटर. तो आप देख लीजिएगा कि उसमें जो आंसर आएगा ना, वो समझ लो 952,000 आएगा. तो उसको आप 1000 से डिवाइड मारोगे तो 0 0 कट जाएंगे. ठीक है ना, 0 में नहीं आएगा, कुछ और नंबरों में होगा, लेकिन 3 इसमें डिजिट और आ रहे होंगे. तो 952 लाइंस पर मिलीमीटर इट विल बी द आंसर. तो इस क्वेश्चन को तहम्मुल के साथ करें, बड़े आराम से बात समझ में आ जाती है. पहले थीटा निकालना है. जब थीटा आ जाए तो लेमडा गिवन है, एन गिवन है, कैपिटल एन कैलकुलेट करना है. अब ये वाली बात आपको अल्लाह करे याद रहे कि स्मॉल डी का रेसिप्रोकल या एन का रेसिप्रोकल इट इज इक्वल टू डी. एन और डी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. और कैपिटल एन का मतलब लाइंस डेंसिटी. कैपिटल एन का मतलब लाइंस डेंसिटी. और आप में से भाई किसी भी बच्चे को कोई भी वीडियो चाहिए हो, मुझे टॉपिक बताओगे, मैंने पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई होती है. बच्चे का आप सिर्फ इशारा करोगे, सब मुझे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए, मैं आपको वीडियो निकाल के दे दूंगा. तो आप लोग बेटा एफर्ट करो, मैं भी आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं. जो टॉपिक आप बोलोगे मैं आपको वीडियो निकाल के दे दूंगा. वीडियो निकाल के देखो, आपको सारी की सारी बातें मिल जाएंगी. और सवाल मैं आपको